सबसे पहले ब्राह्मण है, पंडित जी हैं सबसे पहले। पीडीए में आज मतलब पंडित जी, हाँ, पी मतलब ही पंडित जी हो गया। पीड़ित पंडित दुखी सब हमारे पीडीए के हैं, और हम पीडीए के साथ लेकर के, अब पीडीए को साथ लेकर के ब्राह्मण समाज आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का मोर्चा लेने जा रहा है, ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से मुस्तैदी से योगी का मोर्चा लेने थाम लेगा। आज ये संदेश दे चुका है पूरे प्रदेश में। ब्राह्मण समाज ने आज शपथ ले लिया है पार्टी कार्यालय से, और ये अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के मूर्ति के समक्ष लिया है। बोले थे हाथा नहीं भाता, हाथा नाम नहीं भाता का मतलब क्या? हाथा मतलब ब्राह्मणों का राजधानी है, ब्राह्मणों की शान है, और पूर्वांचल में नहीं देश के ब्राह्मण हाथा को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे स्वर्गीय हाथा मतलब मान सम्मान से जुड़ा हुआ प्रत्येक ब्राह्मणों का सम्मान योगी को भाता नहीं है, योगी को नहीं भाता है। नहीं, बिल्कुल। एक चीज तो बहुत ज्यादा प्रचलित लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का मोर्चा लेने जा रहा है, ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से मुस्तैदी से योगी का मोर्चा लेने थाम लेगा। आज ये संदेश दे चुका है पूरे प्रदेश में। ब्राह्मण समाज ने आज शपथ ले लिया है पार्टी कार्यालय से, और ये अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के मूर्ति के समक्ष लिया है। ब्राह्मण हिलने वाला नहीं है। पीडीए से आप कितना, अखिलेश जी की पीडीए? बिल्कुल, पीडीए हमारा। एक बार ब्राह्मण मायावती बीएसपी के साथ लगा था, उनको सत्ता ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, ठगा हुआ। सबसे ज्यादा प्रताड़ना किस समाज को ब्राह्मण की हुई है? कुशल तिवारी जी हैं, सबसे पहले ब्राह्मण है, पंडित जी हैं सबसे पहले। पीडीए में आज मतलब पंडित जी, हाँ, पी मतलब ही पंडित जी हो गया। पीड़ित पंडित दुखी सब हमारे पीडीए के हैं, और हम पीडीए के साथ लेकर के, अब पीडीए को साथ लेकर के ब्राह्मण समाज आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? अखिलेश जी ने ऐसा क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी में, जबकि मोदी जी ने आप लोगों को मंदिर दे दिया, राम मंदिर? अखिलेश जी युवाओं के सर्वमान नेता है, लोकप्रिय नेता है। उनके जैसे नेता, उनके जैसे महबूब नेता, वो विकास पुरुष है, उनका कोई तोड़ नहीं है। वो देश के भविष्य है, लेकिन प्रदेश के भविष्य है, देश के भविष्य। लोग तो ये कहते हैं कि जो अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी है, ये गलत है, ये तो गुमराह। मैं उदाहरण बता दूं, मैं 2022 में अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया, अपने विधायक का टिकट काट के, भाजपा के मौजूदा विधायक ने हमारी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद भी उसका टिकट काट के अपने कार्यकर्ता को सम्मान दिया। मुझ जैसे, मैं मोनू दुबे नाम है, कैसे मैं कह दूंगा कि अखिलेश यादव विरोधी है? कौन कह रहा है अखिलेश यादव विरोधी है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो भाजपा अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बताते हैं। ब्राह्मण का असली विरोधी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है। इस बार जो है, जैसे एक बार ब्राह्मण मायावती बीएसपी के साथ लगा था, उनको सत्ता ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, ठगा हुआ। सबसे ज्यादा प्रताड़ना किस समाज को ब्राह्मण की हुई है? कुशल तिवारी जी हैं, आप कुशल तिवारी जी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, पूर्व सांसद जी। देखिए, हम लोगों के अगुआ पवन पांडे जी पूर्व मंत्री जाहिर है। ये देखिए, सरकारी जो है क्लास 1 की नौकरी छोड़ के सर्वेश त्रिपाठी भैया, आप सरकारी नौकरी छोड़ के पांडे जी के पार्टी में आए हैं, क्या है ऐसा? जबकि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ सम्मान नहीं मिलता। नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं आप उनसे पूछिए। मैं बता सकता हूँ कि अखिलेश जी 2012 में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैंने सुना था उनका वक्तव्य, और वो उनका विजन दिखा था जो उन्होंने अगले 5 सालों में इसका क्रियान्वयन किया। तो एक आदमी जो विजन लेके चल रहा है अपने प्रदेश का, अपने देश के कल्याण के लिए, और जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कन्विक्शन होता है किसी एक नेता में, वो आज के दौर में और किसी नेता में देखने को मिलता नहीं है। तो जो मुझे तब इम्प्रेस किया था, वो आज भी वैसे ही अडिग है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के, इससे बढ़िया विकल्प। और तमाम आरोप लगते हैं, जैसे पहले तुष्टीकरण जो मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कुछ आरोप लगते हैं इनको। अगर आप पिछले लोकसभा में टिकट्स देख लीजिए, या फिर आप जितने लोग पद पे बैठे हैं उसमें देख लीजिए, या इनकी सरकार में, जब सरकार में थे तब देख लीजिए, तो तुष्टीकरण का आरोप देखिए, आरोप लगाना, उसके लिए कोई फैक्चुअल रेफरेंस होना चाहिए, कहीं अगर साबित किया जा सके तो देखिए। तुष्टीकरण अगर आप भाजपा में देखिए तो आपको मैं 50 उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ हर तरह का तुष्टीकरण देखने को मिलेगा। अगर आप 2012 से 17 का वो दौर याद करें जब मुख्यमंत्री थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तो क्या उनके कार्य किसी एक जाति या धर्म के लिए थे? क्या वो जो एक्सप्रेस वे है उस पर कोई मुस्लिम ही चलता है, हिंदू नहीं चलता? क्या जो आपकी एम्बुलेंस सेवा थी वो किसी एक जाति या धर्म के लिए था? या 1090 जो बना था महिला के लिए, तो वो कोई मुस्लिम महिला के लिए ही था, सुरक्षा के लिए, या हिंदुओं के लिए? ऐसा तो था नहीं। तो जितनी भी सुविधाएं हैं, एकाना स्टेडियम में सभी खेलते हैं और सब देखते हैं। राम मंदिर आपको मिला, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अयोध्या राम मंदिर कोर्ट के फैसले से मिला था, वो किसी सरकार का फैसला नहीं था। तो जो न्यायालय का फैसला था वो सब सर्वमान्य है, और वो केवल मंदिर नहीं मिला था उसके लिए, उसके बाद जमीन मुसलमानों को अपने मस्जिद के लिए भी मिली थी। क्यों नाराजगी है भाजपा? जबकि ज्यादातर जो चर्चा रहती है कि ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण महासभा जिस तरह से भीड़ दिख रही है, ये कैसे जोड़ा जाता है? नेता प्रतिपक्ष जो है हमारे, वो ब्राह्मण है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, आप देख लीजिए वहां पे कौन आपको बहुत बड़ा ब्राह्मण लीडर दिखाई देता है भाजपा में?
और रही बात, मैं नाराजगी की, आपने पहले सवाल पूछा, जयेश नाराजगी पाठक जी वहाँ पे उप मुख्यमंत्री है। क्या कर पाते हैं वो आपको भी पता है, खुद ही अपना रोष दिखाते रहते हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। आपको भी पता है, वो खुद ही उनके ट्वीट सब देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री भी है। स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए भारत में, और उत्तर प्रदेश में कैसी है। एम्बुलेंसेस देख लीजिए, खड़ी खड़ी दिखाई सड़ रही हैं, और जो स्थिति है अभी वो। दूसरी बात नाराजगी का बताता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी नाराजगी मेरी इसलिए है, मैं शिक्षित वर्ग से आता हूँ। सबसे बड़ा कारण जब मैं देखता हूँ अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, इतनी ज्यादा लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की समस्या, पेपर लीक की समस्या, महंगाई की समस्या, महिला सुरक्षा की समस्या। एनसीआरबी के आंकड़ों में, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें अभी यूपी नंबर 1 पे है, जहाँ जहाँ महिला अपराध की बात हो रही है, रेप्स की बात हो रही है। तो ये नाराजगी, नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं। ब्राह्मणों की, खासकर ब्राह्मणों पे अभी यही चर्चा भी कर रहे थे माननीय राष्ट्रपति जी कि ब्राह्मणों पे आप देखिए, पिछले आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे जहां ब्राह्मणों पे बलात्कार, छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, कोई पकड़ा नहीं जा रहा। बस्ती का देख लीजिए, रेफरेंस देख लीजिए, बस्ती में भी हुआ, उन्नाव में हुआ, शुभम त्रिपाठी, और ऐसे सैकड़ों आपको केस दिख जाएंगे जहां ब्राह्मणों के साथ जाती हो रही है। परशुराम जयंती का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। परशुराम जयंती नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के समय पे वो प्रदेश में अवकाश था। जैसे ही ये सरकार आई, उन्होंने परशुराम जयंती को अवकाश खत्म कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या ब्राह्मण, मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी हो गई है? मुझे तो लगती है, मेरे अगर एज अ ब्राह्मण बोलूं तो बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी है। और दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और देखें तो एक आपको ये दिखेगा कि प्रदेश की स्थिति में तो ब्राह्मण विरोधी पूरी तरह से है, नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ब्राह्मण विरोधी तो मैं एक छोटा सा हिस्सा बता रहा है, क्योंकि आज ब्राह्मण सभा थी। नौजवान विरोधी सरकार है, बेरोजगारी जाति धर्म नहीं देखती, भुखमरी जात धर्म नहीं देखती, बेरोजगारी बढ़ी है भारतीय बहुत बड़ी है बात। आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखिए। आप दूसरी चीज ये देखिए कि आपको क्यों 80% लोगों को आपको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। तो अगर पर कैपिटा इनकम आप अपनी देख लीजिए, आंकड़ों की बात करिए ना, केवल एक सगुफे पर नहीं चलती ना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राम जी लाल सुमन पे जो हमला हुआ था वो अखिलेश जी का सुनियोजित था कि ऐसे वोट मेरी तरफ आ जाए। रामजी लाल सुमन आखिरी सूचना तक अखिलेश जी के साथ ही थे पहले भी, तो अश्योर्ड उनकी तरफ कौन क्यों आ जाएंगे? वो तो पहले भी समाजवादी पार्टी के ही सांसद है, तो इनकी तरफ आने के लिए उनको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लुभाने के लिए, एससी वोटों को निभाने के लिए, एससी वोटों को लुभाने के लिए वो खुद अपने सांसद पे हमला कराएंगे। और जो लोग, यानी करनी सेना फर्जी है, आप कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से? मैं नहीं अगर ये जो भी जो पब्लिक कह रहे हैं यानी करनी सेना फर्जी है, वो करनी सेना फिर अखिलेश यादव जी सुनो इस तरीके से चला रहे हैं। वो जो टायर वीर घूम रहे हैं, तलवार छोड़ के टायर पे आ गए, वो अखिलेश यादव जी करवा रहे हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं वो कि करनी सेना फर्जी है, जो इतने सारे लोग लिख रहे थे रामजी लाल सुमन के लिए। और पीसी में बैठा था मैं, एक चीज और देखी मैंने जो खुल के सामने आ रही थी कि परशुराम जयंती पे रोक लगा दी और करनी सेना को जो है तलवारें लहराने के लिए खुली छोड़ दी थी। यही मुद्दा है। और बहुत मैं ऐसे पत्रकारों को देख के मुझे लगता है कि जो हमारा फोर्थ पिलर है वो अभी सुदृढ़ है, हमारा जो चौथा खंबा है राष्ट्र का वो सुदृढ़ है। ये सवाल में ही आपके जवाब है कि जब आप एक जाति विशेष को ऐसी अराजकता फैलाने की खुली छूट दे रहे हैं, यानी कि वो प्रायोजित है कि सरकार द्वारा, जो वो हमला था वो सरकार द्वारा प्रायोजित है, ये सिद्ध होता है कि आप परशुराम जयंती नहीं मनाने दे सकते। वहां पे आप जिन्होंने परमिशन ले ली उनको रोक दिया गया, और यहाँ सब सवाल 2027 आते आते अब लोगों का कहना है, मेरे ऊपर मत जाइएगा, पता कर 27 आते आते कोई लुभावना आपको ऐसा कुछ दे दिया योगी जी ने, तो क्या करेंगे 27 में? कैसे ब्राह्मण और जो वोटर है उनको कैसे लुभाएंगे? देखिए सरकार जो जनता है भारत में, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, अगर ऐसा होता तो हमेशा हर सरकार, कभी सरकार बदलती नहीं। अगर लुभावने लोग, हमारी बात करिए, मैं भी जनता का एक हिस्सा हूँ, जो भारतीय संप्रभुता है संविधान की वो आती है जनता से, तो वो संप्रभुता अक्षुण्ण इसीलिए रहती है कि लुभावने चीजों पे बहुत दिन तक जो जनता है वो बेवकूफ नहीं बनती। जनता जाग चुकी है। वो पिता का सोचिए जिसके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी उम्र पार हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो आपको लगता है किसी भी लुभावने चीज के लिए चली जाएगी? अगर सरकार को कुछ करना है तो सही तरीके से सही काम करे। जैसे कि अब ये आ गए जातीय जनगणना पे, अखिलेश जी हमारे राष्ट्रपति जी मजबूर करा रहे हैं इनको, जनता मजबूर करा रही है, तब ये ऐसे अब लुभावने, मैं खुश हूं ऐसे, सरकार डरी रहे, लुभावनी चीजें दे, जनता का फायदा हो। 2027 इनका आखिरी है, तब तक दे दे जितना लुभावनी चीजें देनी, जनता का फायदा हो कम से कम। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं ब्राह्मण समाज जिस ओर मुड़ा है, सरकार उसकी जरूर बनी है। ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि ब्राह्मण समाज ने जिस ओर मोड़ लिया है, जिस बार मुड़ी है, जिसका सपोर्ट किया है और जिसके साथ रहा है ब्राह्मण समाज, उसका जरूर सरकार बनी है। जी क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है, मैं 162 बांगरो विधानसभा उन्नाव से जी। तो आज ब्राह्मण महासभा थी जी, किस मुद्दे को लेकर? पहले तो एक चीज आप क्लियर हो लीजिए, ब्राह्मण महासभा के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं था। ब्राह्मण समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के नेतृत्व में, लगातार ब्राह्मणों के साथ इनकाउंटर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और मासूम बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, नाबालिग बच्चों की हत्या हो रही है, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए ब्राह्मण नेता कान में तेल डाल करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। खाली आज माननीय जी ने कहा कि एक ओसीएम है यानी आउटगोइंग
सीएम है और 2 डीसीएम है। जो डिप्टी सीएम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो लोटर है, और लोटर जो होता है वो नेता नहीं होता। माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि हम समाज के साथ लगातार तरीके अच्छे से खड़े हैं और पूरी ताकत से खड़े होंगे, और समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो ये यादव समाज और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ा होगा। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल 3 ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण, यादव और मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ ले कि पीडीए के साथ ब्राह्मण भी है, यादव भी है और मुसलमान भी है। और जब पीडीए एक बार ललकारेगा तो 24 में आपको रास्ता दिखाया है और 27 में आपको वापस भेजने का व्यवस्था करेगा उसी रास्ते के जरिए। और हम लोग बिल्कुल तय है कि 27 में ये ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मस्तक पे तिलक करेगा। और उसकी शुरुआत आज आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने अकारण इस बात को कहा कि आप आगामी भविष्य के 2027 के मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके हम लोगों ने आज आश्वासन किया है। आशीर्वाद अखिलेश जी को मिल गया। आज पूरी तरीके से आशीर्वाद मिला है, और आज नहीं हमेशा से मिलता रहा है। नेताजी के टाइम हिंदू राष्ट्र का क्या हो? हिंदू राष्ट्र, मैं एक बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र करती है, लेकिन जब समय आता है तो दलित और पिछड़ा करने लगती है, जब समय आता है तो सवर्ण और दलित करने लगती है। आज मैं पूछता हूँ, रामजीलाल सुमन जी पे आपने हमला किया, क्या वो हिंदू नहीं है? रामजीलाल सुमन जी को आज चारों तरफ से घेर करके बंद कर दिया गया है, क्या वो हिंदू नहीं है? ब्राह्मण समाज में विनय शंकर तिवारी को आपने जबरदस्ती ईडी और सीबीआई में फंसा करके जेल भेज दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, आदर्श उपाध्याय की हत्या थाने के अंदर हो जाती है, क्या वो हिंदू नहीं था लड़का? एक बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ 2 साल पहले अयोध्या में रेप होता है, उसका न्याय नहीं करती है सरकार, क्या वो हिंदू नहीं थी? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू और जो हिंदू का आवरण चोला है, इस चोले में आता कौन है? इस चोले में वो लोग आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सरोकार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना वोटर समझती है उसको हिंदू बना लेती है। लेकिन आज ये समाज के सामने उजागर हो चुके हैं, समाज के सामने ये नंगे हो चुके हैं, और ये आने वाले वक्त में 2027 में जिस रास्ते से 2024 में ये आधी तरीके से हटे हैं, 27 में ये प्रचंड बहुमत की सरकार से बाहर होंगे और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब मैं बहुत बड़ी बात कह रही कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को हिंदू मानती है। बिल्कुल उन्हीं को हिंदू मानती है, क्योंकि जब भी कोई विपक्ष का नेता कोई बात पूछ लेता है इनसे तो वो हिंदू नहीं रह जाता। विपक्ष का नेता कोई बात इनके ऊपर टिप्पणी कर देता है तो वो एनएसए की तरह राष्ट्रद्रोह के तहत आ जाता है। तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह तय करे कि इस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो चाहे विरोधी हो और चाहे हिंदुस्तान में दूसरे दलों के साथ हो, वो भी हिंदुस्तानी है कि नहीं है, इस बात को उनको तय करना पड़ेगा। और इस बात को यह भी तय करना पड़ेगा कि जब सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सभी लोग इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, सभी लोग आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या फैम फैलाना चाहती है। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, हम चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान को, इस ब्राह्मण समाज चाहता है समाज के अंतिम पायदान के बच्चे को शोक संतृप्ति मिले और उसको वो संतृप्त हो, और जब तक वो संतृप्त नहीं होगा तब तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात और पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बता दे 8 सालों में कि उसने किसको हिंदू माना? अगर उसने विपक्ष के नेताओं को हिंदू माना तो तमाम नेताओं को जेल क्यों भेजा? और जो नेता जेल से निकलने के पहले या जेल से निकलने के बाद अगर वो उनके दल में शामिल हो गए तो वो हिंदू हो गए, वो पाक साफ हो गए, वो कोई घोटालेबाज नहीं रह गए, वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर शरीर के नेता हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मानक है कि जो बीजेपी के अंदर है वो हिंदू है और जो बीजेपी के बाद है वो गैर राष्ट्रवादी है। यानी आपकी इतनी बातें सुनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ठाकुरवाद का विरोध लगा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म और समाज का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं असली समाजवादी हूँ। मैं नेताजी का सिपाही हूँ, नेताजी के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिपाही हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का रास्ता है, वो स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी जी का रास्ता है, स्वर्गीय मोहन सिंह का रास्ता है। और मोहन सिंह क्षत्रिय थे, ब्रजभूषण तिवारी जी ब्राह्मण थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण थे, लेकिन हम लोग समाजवाद के रास्ते पे चले। हम लोगों ने समाजवाद का रास्ता सीखा और समाजवाद का रास्ता ये सिखाता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उस हर समाज के व्यक्ति को हमको एक तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। और जब तक हम तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे तब तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार आज जो है ब्राह्मण समाज की जो अंदर फिलहाल आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।